अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और हमारा सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। आज हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आज उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 स्टॉक दिए गए हैं और ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है उनका। तो उसमें जो फास्ट में पूछा गया है वो कहते हैं कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच स्टॉक। वो कहते हैं दोनों स्टॉक में दोनों का अर्थमेटिक मीन मालूम करें और कहता है विच स्टॉक इज मोस्ट डिजायरेबल बाय दिस मेजर, और कहता है कि इसको हम प्रेफर करेंगे कौन से स्टॉक को। तो ये हमारे पास स्टॉक है यानी कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है। तो जैसे कि हम जानते हैं मीन अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, समेशन HPY डिवाइडेड बाय N। HPY इसमें है होल्डिंग पीरियड यील्ड, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे N पे, नंबर ऑफ ईयर पे। तो जैसे कि हमने स्टॉक ए का निकाला है अर्थमेटिक मीन, ये वाला, इसको कैसे निकाला है, हमने वही फार्मूला अप्लाई किया है, समेशन HPY डिवाइडेड बाय N। हमारे पास यहाँ HPY क्या है, ये 5 साल का जो स्टॉक है इसको हम इसका सम निकालेंगे। जैसे कि इसका सम निकाला है हमारे पास है 0.27, तो इसको डिवाइड कर देंगे इसके नंबर ऑफ ईयर पे। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, तो 5 पे डिवाइड किया, हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो आया है 0.054। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के पहले स्टॉक का जो है अर्थमेटिक मीन है। अब हम निकालेंगे बी का, तो बी का भी वैसे ही है, वही फार्मूला है। इसके सम को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर पे। इसका सम 0.08 है, इसको डिवाइड कर दिया 5 पे, तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.016। तो इसमें दूसरा क्या पूछा गया था कि किस स्टॉक हम प्रेफर करेंगे। तो देखिए इसमें स्टॉक ए इज मोर डिजायरेबल और प्रेफरेबल बिकॉज द अर्थमेटिक मीन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर। तो इसमें एक्चुअली हमारे पास अर्थमेटिक मीन हमें क्या बताता है कि उसका जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है ज़्यादा है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन किस स्टॉक का ज़्यादा है, हमारे पास ए का ज़्यादा है, तो इसको हम डिजायरेबल कहेंगे या कहेंगे कि इसको प्रेफर करना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम यहाँ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टॉक वही दिया गया है, कहते हैं उसी स्टॉक को प्रेफरेबल करें और आगे चलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीन निकालेंगे, स्टॉक ए का भी और स्टॉक बी का भी। जैसे कि हम निकाल चुके हैं इसका मीन पहले से ही, हमारे पास ये मीन है ए का और ये मीन है बी का। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टॉक में से ये माइनस करते जाएंगे, यानी कि फार्मूला बनेगा हमारे पास एक्चुअल स्टॉक माइनस, ये हमारे पास एक्चुअल स्टॉक्स है, माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ स्टॉक ए एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्टॉक बी। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास ये आंसर है, स्टॉक ए का ये आंसर आया है और स्टॉक बी का ये आंसर आया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टॉक ए की वैल्यूज़ हैं इसका हम स्क्वायर लेते जाएंगे। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर ये आया है। स्टॉक ए के सारे हम स्क्वायर लिया था, इसके आंसर ये आए हैं। स्टॉक बी का हम स्क्वायर लिया था, इसके आंसर ये आए हैं। तो जो इनका आंसर है इनका हम सम निकाल लेंगे। तो हमने सम निकाला तो हमारे पास ये सम आया है, ठीक है। ये हमारे पास सम आया है इसका, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये असल में हमारे पास निकल गया है वेरिएंस। जब वेरिएंस निकला है उस वेरिएंस का जो आंसर है उसको हम अगर उसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास असल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो इसका अंडर रूट लिया है और स्टॉक
बी का भी अंडर रूट लिया है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है ये और ये। असल में स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, असल में होता क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये दो टेक्निक होती है। जब इन्वेस्टर ये इन्वेस्ट करता है तो उस अपने रिस्क को मेजर करने के लिए दो टेक्निक्स यानी कि यूज़ करता है, एक वेरिएंस होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इसमें देखें आगे क्या पूछ रहा था, इसमें कहते हैं मेजर दिस, इसको मेजर करें विच इज द प्रेफरेबल स्टॉक, और इसमें से कौन सा प्रेफरेबल स्टॉक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल दिया है, ये देखिए स्टॉक ए हैज़ मोर वेरिएबिलिटी देन स्टॉक बी, द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी और रिटर्न द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये देखें हम कौन सा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज़्यादा है, ए का। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक ए का रिस्क ज़्यादा है, तो हम प्रेफरेबल किसको करेंगे, स्टॉक बी को प्रेफरेबल करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या पूछे, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला जो है वो है पाई इंटू एच पी आर इंटू उसकी जो पावर होगी 1/n-1। जो 1/n है उसमें n उसका नंबर ऑफ पीरियड है, बाकी जो एच पी आर है वो होल्डिंग पीरियड ऑफ रिटर्न है, और जो पाई है उसमें वो शो करे उसके प्रोडक्ट को। तो हमारे पास जो स्टॉक दिए गए हैं स्टार्ट में, ये हमारे पास असल में क्या है, ये एच पी वाई है यानी कि होल्डिंग पीरियड ऑफ यील्ड है। तो सबसे पहले हम एच पी आर मालूम करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, स्टॉक ए में हम 1 को प्लस करते जाएंगे साथ में, और स्टॉक बी में भी 1 को प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास एच पी आर आ जाता है। तो हमने ऐसे किया है, ये देखें हमने ऐसे किया है, ठीक है। ये हमारे पास स्टॉक ए बन गया एच पी आर फॉर स्टॉक ए, एच पी आर फॉर स्टॉक बी, ये निकला है, ठीक है। तो वो जो पाई था वो हमें क्या शो कर रहा था, यानी प्रोडक्ट को हम इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये आंसर आया है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। तो हमारे पास फार्मूला वही था कि उसके प्रोडक्ट को यानी कि उसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी पावर क्या है, नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, 1/5 डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.2, ठीक है। 0.2 आया हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 1 से माइनस कर दिया तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑफ ए आ गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए आ गया और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉर बी, दो स्टॉक का आ गया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा था, जो सवाल पूछ रहा था हमारे, तो स्टॉक ए हैज़ मोर वेरिएबिलिटी देन बी, द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी और रिटर्न, जिसका ग्रेटर वेरिएबिलिटी और रिटर्न होता है, द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। जितना ज़्यादा इनमें वेरिएबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन में डिफरेंस होगा। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है स्टॉक ब्रोकर कॉल्स यू एंड सजेस्ट दैट यू इन्वेस्ट इन XYZ कंपनी। एक स्टॉक ब्रोकर है, वो आपको कहता है कि XYZ कंपनी कंपनी में इन्वेस्ट करें और एनालाइज करें इसको। हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी गई है और पॉसिबल रिटर्न दिया गया है। तो वो कहता है इसमें आप मालूम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला हमारे पास है समेशन इनटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी गई, ये हमारे पास पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न है। तो हम क्या करेंगे, इसका यानी कि इसके प्रोडक्ट का समेशन ले लेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 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 और इसको सम कर दिया, हमारे पास ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या, डिस्कस द 3 कंपोनेंट्स इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन
इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, आप डिस्कस करें 3 कंपोनेंट। कौन से इन्वेस्टर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर है उसके जो रिटर्न आता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो करता है, उसके जो कंपोनेंट हैं वो बताएं। तो यह हमारे पास 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट है रिस्क फ्री रेट, दूसरा है इन्फ्लेशन प्रीमियम, और तीसरा रिस्क प्रीमियम। तो पहला क्या है, रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट असल में इंटरेस्ट रेट होता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है, मिसाल के तौर पर वो ट्रेजरी बिल पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या करता है कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो उस पर इंटरेस्ट लेता है। तो ये असल में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो गया उसका। इसका मतलब यही है कि ये इट इज़ द प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि कुछ अरसे के बाद वो स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो जो फिक्स्ड यानी कि इंटरेस्ट रेट होगा वो ले लेगा। तो उसके बाद अगला क्या है, इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब इन्फ्लेशन होता है कि जनरल गुड्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे जनरल गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसकी जो प्राइस की जो परचेजिंग पावर है वो जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक रिज़ल्ट होता है जिससे वो जो प्राइसेस की जो रिजल्टिंग प्राइसेस है उनकी जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दूसरा फैक्टर ये है। और तीसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम असल में क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर होता है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो इसका फार्मूला ऑलमोस्ट यही होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। तो उसमें जो टर्म्स आ जाती है, पहले बिजनेस रिस्क आ जाता है। तो बिजनेस रिस्क का मतलब यही होता है कि अगर एक साल में या जो किसी भी बिजनेस की जो इनकम होती है फिक्स नहीं होती, वेरी कर रही होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, वो जो इनफ्लो होता है वो वेरी कर रहा होता है। तो ये भी हमारे पास रिस्क होता है, फिनंशियल रिस्क होता है। फिनंशियल रिस्क क्या होता है, जो भी बिजनेस है वो जो फिनांस है वो इकट्ठे कर रहे होते हैं। अगर वो बॉन्ड्स या शेयर यानी कि इशू करते हैं तो उस पे वो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देते। तो एक ये, और दूसरा जो है अगर बैंक वगैरह से लोन लेते हैं या डेब्ट लेते हैं उस पे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये भी रिस्क होता है हमारे पास। अगला है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसे एसेट जिसको क्विकली कैश में तब्दील किया जा सके। तो क्या हमारे पास वैसे एसेट हैं कि नहीं, ये भी रिस्क है। एक्सचेंज रेट ऑफ रिस्क है, यानी कि ये करेंसी एक्सचेंज होता है वो भी एक रिस्क है। और कंट्री रिस्क है, यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो सकती है कभी भी किसी वक्त भी, ये भी एक रिस्क है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल of a liquid investment and illiquid investment. Discuss why you are consider each of them to be liquid or illiquid. तो हमारे पास आपको जैसे कि पता है कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब है ऐसे एसेट जिसको हम क्विकली या फास्टली कैश में तब्दील कर सकें। और इनलिक्विड कौन से होते हैं, जिनको हम कैश में तब्दील ना कर सके बहुत जल्दी, जैसे कि मशीनरी होती है। ये एग्जांपल किसकी है, इनलिक्विड की। इनलिक्विड रिस्क यानी कि इन्वेस्टमेंट है, उसको क्विकली हम कैश में तब्दील नहीं कर सकते। जैसे कि ट्रेजरी बिल है, कभी भी किसी भी वक्त हम उसको यानी कि सेल आउट कर सकते हैं और उसको कैश में तब्दील कर सकते हैं। In both cases, it might take a considerable period of time to find a potential seller or buyer, and the actual selling price would vary considerably from expectations. जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमेशा वही नहीं होता, वो प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो है क्वेश्चन, वो कहता है यू own equity in the Alpha company and you read in the financial press that a recent bond offering has raised the firm's debt to equity ratio from 35% to 55%. Discuss the effect of this change on the variability of the firm's net income stream. वो कहता है आपकी कंपनी है अल्फा कंपनी, आप उसकी
उसकी बॉन्ड ऑफरिंग है वो चेंज होती है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि 35 से 55% उसकी वैल्यू डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट हम किसको कहते हैं, जो हम कर्ज ले रहे होते हैं या उधार ले रहे थे उसको, और टू इक्विटी यानी कि उधार लेके जो इक्विटी को हम बढ़ाते हैं। तो वो कहता है तो इससे कौन से इफेक्ट होंगे इनकम पे, अदर फैक्टर पे, यानी कि कहते हैं कांस्टेंट है। इनकम का बताएं। डिस्कस हाउ दिस चेंज वुड इफेक्ट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कहता है आप डिस्कस करें आपके रेट ऑफ रिटर्न पे ये कैसे इफेक्ट करता है। तो द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीजेज द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे ही हम यानी कि डेब्ट जितनी भी यानी कि उधार हम ज़्यादा लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी बैंक से या किसी दूसरे इन्वेस्टर से बारो करते हैं तो उनको इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट हमारी बढ़ जाएगी। सिंस दिस फिक्स्ड contractual payment will increase the residual earning, net income will become more variable। तो इससे क्या होगा तो नेट इनकम होगी वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। The required rate of return on the stock will change since the financial risk। तो हमारे इससे क्या होगा, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो भी इससे चेंज हो जाएगा। एज measured by the debt to equity ratio has increased। जैसे ये रेशो इंक्रीज करेगी, जैसे ये रेशियो इंक्रीज करेगी, हमने डेब्ट उधार ज़्यादा ली, उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, उसकी जो इनकम है वो भी वेरी करेगी, तो ज़ाहिर सी बात है रेट ऑफ रिटर्न भी टोटली वेरी करेगा। तो आज के ये हमारे क्वेश्चन थे, हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।